का यह वीडियो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया यानी हिस्ट्री विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 2 का, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। पिछले अध्याय का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यह है आपका अध्याय 1 भौगोलिक खोजें, जिसका वीडियो मेरे चैनल के 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। पहले आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो अगला अध्याय जो है आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है दूसरा अध्याय यानी इकाई 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले तो हम इस अध्याय के टॉपिक को समझ लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, अमेरिका एक देश का नाम है और स्वतंत्रता संग्राम का मतलब होता है जब कोई देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ता है तो वह स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। जैसे आपका देश भारत भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा था, है ना। आपका देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेजी शासन था, लेकिन बहुत सारे यहाँ के क्रांतिकारियों महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि जैसे अनेक महान नेताओं के अथक प्रयास से हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा देश अंग्रेजों के शासन का, अंग्रेजों का गुलाम था, उसी प्रकार यह जो अमेरिका देश है यह भी अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक, और यह भी अंग्रेजों के शासन से परेशान होकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का लड़ाई छेड़ दिया। यही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। इसी के बारे में हम लोग इस अध्याय में समझने वाले हैं। अब हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि हम लोग स्वतंत्रता संग्राम जो पढ़ने वाले हैं वो अमेरिका क्यों पढ़े? चूंकि अंग्रेजों ने तो बहुत सारे देशों पर शासन किया था, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश थे जिस पर उसने अपना हुकूमत जमाया था, तो सिर्फ अमेरिका के बारे में क्यों पढ़े? तो देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने जितने भी देशों पर अपना शासन जमाया था, जितने भी देशों को उसने अपना गुलाम बनाया था, उसमें सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला जो देश है वह अमेरिका ही है। ठीक है, आपका देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन आपके देश के आज़ाद होने से लगभग 200 साल पहले 1776 ईस्वी के आसपास में यह जो अमेरिका है स्वतंत्र हो गया इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक तथ्यों को अपने मैप पर समझ लेते हैं। आपको तो पता ही है, आपका जो पूरा विश्व है 7 महादेशों में बटा हुआ है। यह एशिया महादेश है और इसी एशिया महादेश में आपका देश भारत है। इसके बगल में यहाँ पे देखिए यूरोप महादेश है, यहाँ अफ्रीका महादेश है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया महादेश है, यहाँ नीचे अंटार्कटिका महादेश है। और अमेरिका जो महादेश है वह 2 भागों में बटा हुआ है, यहाँ उत्तरी अमेरिका महादेश है और यहाँ दक्षिणी अमेरिका महादेश है। इस तरह से कुल मिलाकर 7 महादेश है आपके पूरे विश्व में। ठीक, और जिस अमेरिका का बात हो रहा है, जिस स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका का बात हो रहा है, वह अमेरिका इसी उत्तर अमेरिका महादेश में एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको हम लोग दूसरे मैप पर समझ लेते हैं। स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको हम लोग दूसरे मैप पर समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, यह है आपके पूरे विश्व का पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र। और इस पॉलिटिकल मैप पे आपका भारत देश यहाँ है, एशिया महादेश का एक देश है आपका भारत देश। ठीक, और देखिए अमेरिका 2 महादेश है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है और यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, आज के डेट में इसका नाम है। और इसी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ना है, इसी देश के बारे में। ठीक, यह देश आज के डेट में विश्व में अपनी ताकतवर छवि, विकास और सैन्य क्षमता की वजह से पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है आज। ठीक, और सोचिए इस देश पर भी अंग्रेजों ने अपना शासन जमाया था। देखिए इतना छोटा सा देश है इंग्लैंड, यही यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, इतना छोटा सा इंग्लैंड देश है और इसने क्या किया, पूरे विश्व पर अपना शासन जमा बैठा था। पिछले अध्याय में तो आप लोग ने जाना ही था कि किस तरह से यूरोप देश के जो लोग थे, यूरोप में जो बहुत सारे देश हैं, यहाँ के लोग पहले काफ़ी चालाक थे, समझदार थे, है ना, और नए नए चीज़ों का खोज कर रहे थे। यानी बाकी सब देशों के अलावा ये लोग काफ़ी समझदार थे। ठीक, और ये लोग पूरे विश्व से व्यापार करना चाह रहे थे, है ना, व्यापार करते भी थे। वो तो बीच में ये लोग रास्ता इनका रोक दिए, इसलिए ये लोग का भारत से व्यापार नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना, ये जो यूरोप के देश थे ये लोग भारत से व्यापार करना चाह रहे थे और भारत आ नहीं पा रहे थे बीच में इन देशों के कारण, तो वे लोग समुद्री रास्ते का खोज करने में जुट गए, है ना। ये लोग क्या किए, बड़े बड़े जहाज का निर्माण किया और जहाज से क्या हुआ, ये लोग समुद्र में उतर गए। ठीक, तो सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक नाविक था जो इसी स्पेन का था। यहाँ देखिए स्पेन देश है ना, इसी स्पेन का वह नाविक था क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने 1492 में अपना जहाज उतारा भारत आने के लिए, है ना, उसको भारत आना था,
है ना, उसके जहाज पर जो भी पैसा खर्चा हुआ था वो सब भारत आने के लिए हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि उसका दिशा भटक गया और वह भारत जाने के अलावा बजाय चल गया अमेरिका में, है ना, और उसने अमेरिका का खोज कर दिया। उसने अमेरिका का खोज किया, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसने अमेरिका का खोज कर दिया। उसको लगा था कि हम भारत में ही पहुंच गए, है ना। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, यानी 1492 से पहले यहाँ पे जो मूल निवासी यहाँ पे रह रहे थे, उसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने नाम दे दिया रेड इंडियन, क्योंकि उनको लगा कि यह हम इंडिया में आ गए हैं, है ना। यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस वापस अपने देश में भी चला गया, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं चला कि हम भारत नहीं दूसरे देश में चले गए थे। बाद में अमेरिगो वेस्पुच्ची नाम का एक नाविक आया और पूरे अमेरिका महादेश को अच्छे से खोजा। उसी के नाम पर इस पूरे महादेश का नाम अमेरिका पड़ गया। ठीक, तो देखिए 1492 में जब कोलंबस आया, उससे पहले यह जो महादेश है इसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ हमारा एशिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, चूंकि बीच में बहुत बड़ा यह समुद्र था। देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यहाँ साउथ अटलांटिक ओशियन है, यह पूरा अटलांटिक ओशियन है, बहुत बड़ा महासागर है, और इसको पार करना ये वे लोग जानते नहीं थे, है ना। इसलिए यह जो महादेश था यह इस पूरे दुनिया से कटा हुआ था, अनजान था। ये लोग के लिए यह देश, यह जो दुनिया था, यह नया दुनिया था। इसलिए कोलंबस ने जब यहाँ पे आया, उसके बाद अमेरिगो वेस्पुच्ची आया, उसके बाद यह जो क्षेत्र है इसका नाम पड़ गया न्यू वर्ल्ड, यानी नई दुनिया। ठीक है, और कोलंबस के पहुँचने से पहले 1492 से पहले इस पूरे महादेश का कोई भी इतिहास मौजूद नहीं है। तो अब देखिए हुआ क्या, जब स्पेन का जो नाविक था कोलंबस यहाँ पे आया, फिर उसके बाद नीदरलैंड का नाविक यहाँ पे आया, फिर उसके बाद फ्रांस के लोग यहाँ पे आए, उसके बाद फिर इंग्लैंड के लोग यहाँ पे आए। धीरे धीरे करते करते इस यूरोप के बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लगे, है ना। यहाँ पे इस देश में बहुत सारे लोग जो थे जिनको यहाँ पे रहने में दिक्कत होता था, परेशानी होता था, है ना, तो वे लोग भी, बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन करके यहाँ आने लगे, क्योंकि यहाँ रहने में आराम था, अच्छा था, है ना। और यहाँ का जो तटवर्ती इलाका था, इन सभी क्षेत्रों में यूरोप देश के लोग यहाँ पे आके भर गए। ज़्यादातर इंग्लैंड के लोग थे। ठीक, अच्छा, आपको तो पता ही है इंग्लैंड जो था यह सब देश में गया व्यापार करने, और व्यापार करते करते सब देश को क्या कर लिया, अपने अधीन ले लिया, यानी सबको अपना गुलाम बना लिया। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका भी अंग्रेज का ही गुलाम था। लेकिन चूंकि अमेरिका के जो लोग थे वो यहीं के थे, यानी इसी यूरोप से आए हुए लोग यहाँ पे बस गए थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो लोग इतना बड़ा समुद्र पार करके यहाँ आए थे, वे लोग बुर्बक थोड़ी थे, वे लोग समझदार थे, चालाक थे, है ना। वे लोग दूसरे के अधीन में रहना पसंद नहीं कर रहे थे, है ना। वे लोग यहाँ चूंकि आज़ादी से अपना जीवन जिए थे, है ना, तो यहाँ भी चाह रहे थे हम आज़ादी से जीवन जिए। तो इसीलिए स्वतंत्रता का जो पहला बिगुल है यहीं पे फूटा, और यहीं के लोग क्या हुए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन किए, और अंग्रेजों से ये लोग स्वतंत्र हो गए। ठीक, इसी के बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ना है। तो आशा है आपको इस अध्याय से संबंधित आधारभूत जानकारी जो है आपको समझ में अभी आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है वह है कारण, यानी यह जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका प्रमुख कारण क्या क्या था। ठीक, तो देखिए जब पहला कारण दिया है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। ठीक, वैसे ही देखिए बहुत सारे इसमें कारण है। दूसरा है भौगोलिक दूरी, तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, चौथा है देखिए यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, पांचवा है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, छठा है आपत्तिजनक कर, सातवां है इसमें लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, आठवां है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, और नौवां है तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी। यह जो 9 कारण है यह प्रमुख कारण है जिसके चलते अमेरिका के जो लोग थे वे लोग इंग्लैंड से अलग होना चाह रहे थे, इंग्लैंड से आज़ाद होना चाह रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें कारण है वह है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि यह उपनिवेश यह क्या है। इसका मतलब होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से व्यापार करते करते उस पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लेता है, वही उसका उपनिवेश हो जाता है। ठीक है, देश को अपने नियंत्रण में ले लेता है वही उसका उपनिवेश हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यह जो देश है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, यह तो अमेरिका से व्यापार करने आया था, है ना, यहाँ से यह व्यापार कर रहा था, लेकिन व्यापार करते करते इस पूरे देश पर अपना नियंत्रण जमा लिया। कहने का मतलब है इस पूरे देश का जो भी नियम कानून होता था वह यहाँ से बनता था, है ना, जो भी टैक्स होता था वह सब यहाँ के राजा द्वारा लगाया जाता था। तो कहने का मतलब यह पूरा जो देश है यह इंग्लैंड का उपनिवेश हो चुका था। ठीक,
अब देखिए, चूंकि यहाँ के जो भी लोग थे इस अमेरिका के, वो तो यहीं के रहने वाले थे। ज़्यादातर लोग तो इंग्लैंड के ही थे, कुछ फ्रांस के थे, कुछ और अन्य देशों के थे। तो जो भी लोग यहाँ आए थे वह यहीं से आए थे, और जो यहाँ से आए थे तो जाहिर सी बात है चालाक लोग थे, समझदार लोग थे, है ना। वे लोग आज़ादी से रहना पसंद कर रहे थे, और यहाँ का जो शासन प्रणाली था उसमें अपना अधिकार खोज रहे थे, है ना। लेकिन यह जो इंग्लैंड के जो राजा थे वे क्या करते थे, यहाँ का जो भी शासन होता था उसमें यहाँ के लोगों को उसमें मौका नहीं मिलता था। यहाँ का जो भी शासन व्यवस्था था वह सब यहाँ से चलता था, यानी यहाँ के राजा जो चाहते थे वही यहाँ पे होता था, है ना। तो इसके खिलाफ थे ये लोग चाहते थे कि हमारा अपना देश हो जिसमें हम शासन करें, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर कोई टैक्स या कोई नियम कानून नहीं थोपे, ठीक है। तो यह जो पहला टॉपिक है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, यह आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो आपका टॉपिक है वह है भौगोलिक दूरी, है ना। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। काफ़ी अधिक कहने का मतलब लगभग 6000 किलोमीटर, ठीक। सोच लीजिए, यहाँ है इंग्लैंड और यहाँ है अमेरिका, और चूंकि यह मैप है इसलिए टिका तो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने का दूरी लगभग 6000 किलोमीटर था, जो जहाज से आने में उस ज़माने में काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी भरा सफ़र होता था। और बीच में क्या था, बीच में अटलांटिक महासागर था, है ना। तो इसको पार करने में ये लोग बहुत परेशानी होता था। तो कहने का मतलब पूरे अच्छे से नियंत्रण ये लोग इंग्लैंड के जो लोग थे वो इस पर नहीं जमा पा रहे थे, ठीक। तो यह भी एक कारण था, इसके यहाँ के जो लोग थे उसको मौका मिल रहा था। तो यही है भौगोलिक दूरी। आशा है आपको यह कारण भी समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले कारण की तरफ। अगला जो कारण है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने का वह है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। तो देखिए, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या कह रहा है कि उस समय यह जो यूरोप महादेश है, इसमें जो बहुत सारे देश है, इसके लोग लगभग सभी जो लोग थे वह ईसाई धर्म के लोग थे, ठीक, यानी क्रिश्चियन धर्म के लोग थे, ठीक। और यह जो क्रिश्चियन धर्म है उस समय दो भागों में बढ़ चुका था। पहला था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट, ठीक। कैथोलिक लोग जो थे वो लोग पुराने विचारों पर ही चलने वाले थे, और प्रोटेस्टेंट लोग जो थे वो धर्म में सुधार कर नए विचारों को मानने वाले लोग थे, ठीक। जैसे आपके हिंदू धर्म में ही पहले क्या था, सती प्रथा था, यानी पति अगर मर जाए तो उसकी पत्नी को भी क्या कर दिया था, उसी पति के लाश पर जला दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। तो कहने का मतलब यह तो गलत चीज़ था धर्म में, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वह सुधार हुआ, ठीक। तो धर्म में अगर कोई चीज़ गलत है तो सुधार उसका होना चाहिए। तो कैथोलिक लोग जो थे वो लोग पुराने विचारों पर ही चलने वाले थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग क्या हुए, धर्म में सुधार कर नए विचारों को मानने वाले थे, है ना। लेकिन यहाँ के जो राजा लोग थे, जैसे इंग्लैंड के और भी अन्य देशों के जो राजा लोग थे, वे लोग इस प्रोटेस्टेंट धर्म को नहीं पसंद कर रहे थे, है ना। और जो भी लोग इसमें इस देश में प्रोटेस्टेंट धर्म को मान रहा था उन सभी लोगों को यहाँ के राजा क्या किए, निकाल के देश से बाहर कर दिए, है ना। तो जितने भी प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे वे लोग कहाँ आ गए, वे लोग अमेरिका आके बस गए, है ना। यानी धर्म से जो भी लोग परेशान हो गए थे यहाँ पे, वे सभी कहाँ आके बस गए, अमेरिका में आके बस गए। तो इस तरह से यहाँ से जो भी लोग यहाँ पे आए थे उन लोगों में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, है ना। वे लोग ज़्यादा अच्छे थे धर्म के मामले में यहाँ के लोगों से, ठीक, जो इनको एक ज़्यादा मजबूत आधार प्रदान किया स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। तो यह जो टॉपिक है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव मतभेद, यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है 4 नंबर, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। यह सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, तो देखिए यह सप्तवर्षीय युद्ध था, यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, यह हमेशा जीके में पूछता है सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो 1756 से 1763 तक किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अब यह जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई, है ना। ये जो 7 वर्षों तक युद्ध चला इसमें कौन हार गया, फ्रांस हार गया। अब आप इसको मैप पर समझिए, देखिए यहाँ यह यूरोप महादेश है, यहाँ है इंग्लैंड और यहाँ है फ्रांस, ठीक। और बाकी दूसरे देशों में जो फैलने वाले लोग थे वे सिर्फ इंग्लैंड के ही लोग नहीं थे, फ्रांस के भी व्यापारी लोग थे, है ना। यानी अमेरिका में जो कॉलोनी बसा था, यहाँ पे जो उपनिवेश था, ये यहाँ सिर्फ इंग्लैंड का ही नहीं था, यहाँ फ्रांस के भी लोग थे यहाँ पे, है ना। फ्रांस का भी यहाँ पे शासन चल रहा था। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध में
देखिए असल में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ क्यों, तो देखिए पूरे विश्व पर जहाँ जहाँ अंग्रेज गया वहाँ वहाँ फ्रांस गया, जहाँ जहाँ फ्रांस गया वहाँ वहाँ अंग्रेज भी गया। कहने का मतलब है सभी देशों से व्यापार कर करके ये लोग मुनाफा कमाना चाह रहे थे, है ना। ये चाह रहा था कि हम ज़्यादा मुनाफा कमाएं, हम ज़्यादा धनिक बन जाए, ये चाहता था कि हम ज़्यादा मुनाफा कमाएं, हम ज़्यादा धनिक बन जाए, ठीक। और दोनों एक ही जगह था, तो दोनों आप ही सोचिए दोनों में पटरी खाएगा नहीं खाएगा, है ना। ये चाहता था हम आगे, ये चाहता था हम आगे, दोनों लड़ लिया। अब जब लड़ लिया तो 7 वर्षों तक लड़ाई चला, है ना। और 7 वर्षों तक जब लड़ाई चला तो यह बेचारा फ्रांस यह हार गया, है ना। अब जब यह हार गया तो जितने भी देश में फ्रांस का उपनिवेश था और इंग्लैंड का, है ना, वहाँ से फ्रांस हट गया। जैसे यहाँ भी इंग्लैंड में भी इंग्लैंड का, यहाँ पे इस अमेरिका देश में सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यहाँ पे फ्रांस का भी शासन चल रहा था, तो फ्रांस यहाँ से चला गया, हट गया, है ना। अब जब फ्रांस यहाँ से चला गया तो यहाँ सिर्फ अकेला इंग्लैंड का शासन हो गया। अब जब अकेला इंग्लैंड का शासन हो गया तो यहाँ के जो लोग थे, अमेरिका के जो लोग थे, उन लोग को थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब उन लोग को सिर्फ इंग्लैंड से लड़ना था, फ्रांस से नहीं लड़ना था। है बात समझ में आपको। तो सप्तवर्षीय युद्ध से क्या हुआ, अमेरिका के जो लोग थे उनको थोड़ा आराम मिल गया, क्योंकि उन लोग को सिर्फ इंग्लैंड के लोगों से ही लड़ना था, क्योंकि फ्रांस के जो लोग थे, फ्रांस के जो शासक लोग थे, वे लोग ऑलरेडी यहाँ से भाग चुके थे। तो आशा है आपको यह टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, सप्तवर्षीय युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वह है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। जाहिर सी बात है उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत जो यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृदेश को है। कहने का मतलब इंग्लैंड जो पूरे अमेरिका पर अपना शासन जमाया था, यानी पूरे अमेरिका को अपना उपनिवेश बना लिया था, तो इंग्लैंड चाहता था कि पूरे अमेरिका का क्या करे, आर्थिक शोषण करे, है ना, खूब टैक्स लगाए, खूब पैसा कमाए, ठीक। वहाँ अमेरिका में जो भी संसाधन है उसका खूब दोहन करे, है ना, खूब वहाँ से संसाधन का अपने देश ढो कर ले आए, है ना, और बदले में दे कुछ भी नहीं, ठीक। इस नीति के कारण भी वहाँ के जो लोग थे, अमेरिका के लोग थे, वे लोग काफ़ी गुस्सा में थे। तो यह भी एक प्रमुख कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक। अगला जो प्रमुख कारण है वह है आपत्तिजनक कर, यानी बिना मतलब का टैक्स जो है वह इंग्लैंड क्या लगा देता था, अमेरिका के लोगों पर लगा दे रहा था। देखिए असल में हुआ क्या कि सप्तवर्षीय युद्ध में जब 7 वर्षों तक युद्ध चला, सोचिए जब 7 वर्षों तक कोई लड़ेगा तो उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा नुकसान होगा। तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई, बहुत सारा उसको आर्थिक नुकसान हुआ, है ना। तो क्षति पूर्ति के लिए उसने क्या किया, जो आर्थिक नुकसान हुआ उसके क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले, यानी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ग्रेनविले, उसने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, ठीक। क्या पारित किया, स्टाम्प एक्ट, इसको आप याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में भी आता है। एक स्टाम्प एक्ट पारित करने का क्या उद्देश्य था, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था, है ना। यानी यह जो 20 शिलिंग का जो टैक्स है, यह सब चीज़ पर, जितना भी अदालती कागज था, अखबार था, उस सब पर यह टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसका नाम था स्टाम्प एक्ट। कब लागू हुआ था, 1765 में। किसने लागू किया था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने, है ना। अब इस एक्ट की वजह से जो अमेरिका के लोग थे वे लोग काफ़ी परेशान हो गए, उन लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। अब देखिए 1765 में ये जो इंग्लैंड के लोग थे, ये तो सिर्फ अभी तक सिर्फ अदालती कागजों और अखबारों पर ही स्टाम्प एक्ट लगाया था। धीरे धीरे देखिए, तो देखिए 1765 में तो सिर्फ अदालती कागज और अखबार पर लगा था। 1767 में क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर भी, मतलब जो खाने पीने का वस्तु था, जो रोज का यूज करने वाला वस्तु था, उस पर भी इस टैक्स को लगा दिया, जैसे कागज, शीशा, चाय, रोगन। देखिए रोगन जो है यह पेंट को कहते हैं, घर में जो पेंट करते हैं ना आप, उसको रोगन कहते हैं, ठीक। तो यह सब जो आवश्यक चीज़ था, इस सब पर भी स्टाम्प एक्ट लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने, है ना। अब जब इतना ज़्यादा आर्थिक नुकसान होने लगा अमेरिका का, तो अमेरिका का लोग परेशान हो गया एकदम। वो तो चाह रहा था ये कैसे इंग्लैंड को हम भगाएं यहाँ से, है ना। तो देखिए इसी के विरोध में सैमुअल एडम्स नामक एक अमेरिकी नेता था। जैसे हमारे देश में कैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ये लोग थे, वैसे ही सैमुअल एडम्स अमेरिका का एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता था। इसने एक नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, है ना। कहने का मतलब शासन में अगर हमको प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो हम तुमको कर भी नहीं देंगे। अब इसके लिए क्या हुआ, पूरे अमेरिका में आंदोलन चलने लगा, है ना। उपनिवेशवासियों ने, यानी अमेरिका के जो लोग थे, वे स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की, जो अंग्रेजों से लड़ रही थी।
और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों में जुटी हुई थी। चलिए, तो आपको यह जो आपत्तिजनक कर है यह भी ऐसा समझ में आ गया होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। चलिए, अगला जो कारण है ना, वह है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। देखिए, लेखक जो लोग जो होते हैं उनका भी काफ़ी योगदान होता है किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के सफल होने के लिए, है ना। जैसे देखिए 1776 ईस्वी में टॉमस पेन एक लेखक थे, उनकी एक लघु पत्रिका आई थी जिसका नाम था कॉमन सेंस। ठीक है, क्या नाम था? कॉमन सेंस। ठीक उसी प्रकार देखिए टॉमस जेफरसन थे लेखक, है ना। इन लोगों ने ऐसा ऐसा लेख लिखा, ऐसा ऐसा किताब लिखा कि अमेरिका के जो वहाँ के लोग थे उन लोगों में एकदम जोश भर गया। अब जोश भर गया तो वे लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने लगे और ज़्यादा जोर से। ठीक, तो यह भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अगला जो टॉपिक है 8 नंबर, यह कह रहा है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। यह जॉर्ज तृतीय कौन था? तो यह जो जॉर्ज तृतीय था यह इंग्लैंड का शासक था, है ना। इंग्लैंड का राजा था उस समय जॉर्ज तृतीय। ठीक, जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय और जॉर्ज तृतीय, यह सब इंग्लैंड का ही शासक था। ठीक, अब देखिए जैसे ही जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा बना तो सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई, है ना। चूंकि अमेरिका में तो स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक चुका था, है ना। और नया नया जॉर्ज तृतीय जब आया तो इसने सोचा कि हम अमेरिका के लोगों को क्या करेंगे, कष्ट देंगे एकदम। और उसके लिए क्या किया उसने, बहुत सारा नया नया नियम कानून लगा दिया अमेरिका पर, है ना। जिससे क्या हुआ, अमेरिका के जो लोग थे उनमें ज़्यादा असंतोष फैल गया। किसके प्रति? इंग्लैंड के राजा के प्रति। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके लिए यह जो जॉर्ज तृतीय का जो निरंकुश नीति था यह भी बहुत बड़ा कारण था। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण था वह उस समय का था तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी, है ना। यह बोस्टन चाय पार्टी क्या था इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए 1773 में एक चाय कानून आया, है ना, जिसके द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो अंग्रेज यानी इंग्लैंड का जो शासन भारत देश में चल रहा था, है ना, तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया। कहने का मतलब अमेरिका में जो भी चाय बिकेगा वह सिर्फ यही कंपनी बेचेगी और कोई दूसरा चाय नहीं बेच सकता है उस देश में। ठीक, तो भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक एकाधिकार प्राप्त हो गया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। जिसका उन लोगों ने बहुत विरोध किया। किसने? अमेरिका के लोगों ने, है ना। वे लोग चाह रहे थे व्यापार कहीं से हम कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ वहीं से मंगाएंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ही माल मंगाएंगे। लेकिन इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने एक्ट पारित कर दिया कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय बेचेगी अमेरिका को, है ना। इसका उन लोगों ने, अमेरिका के जो लोग थे वे लोग क्या किए, बहुत ज़्यादा विरोध किए, है ना। और विरोध क्या किए कि जब वहाँ से जहाज़ में भर के जब चाय पहुँचा यहाँ अमेरिका के बंदरगाह पर, तो कुछ नागरिक आदिवासी जो रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने हुए थे उन लोगों ने जहाज़ पर पहुंचा और उन्होंने जहाज़ पर जितना भी चाय की पेटियां था सभी को समुद्र में फेंक दिया, है ना। जहाज़ पर चढ़ के, मैंने अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ आया ही था, अमेरिका में उतरा ही था, चाय का पेटी उतारने वाला था। तो उसी समय क्या हुआ, जितने भी वहाँ के क्रांतिकारी लोग थे वे लोग आदिवासी का ड्रेस पहन के यानी रेड इंडियन का ड्रेस पहन के जहाज पर चढ़ गए और जितने भी चाय का पेटी था सबको समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जब यह बोस्टन टी पार्टी हुआ यानी उसको फेंक दिया गया तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंग्लैंड को, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, कहने का मतलब है जब बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लग गया तो अमेरिका के जो लोग थे उनका जो विद्रोह का आग था वह और ज़्यादा धधकने लगा, है ना। वे लोग और ज़्यादा विद्रोही हो गए। तो देखिए यही कुल मिलाकर 9 प्रमुख कारण था, है ना, जो अमेरिका के लोगों को स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कर दिया इंग्लैंड से। ठीक, अब देखिए बाद में क्या हुआ, 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया। ठीक, इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था, तो इसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ, है ना। इसमें जितने भी ब्रिटिश कानून उसके देश में लागू थे उन सभी का विरोध करना था और ब्रिटिश जो व्यापार हो रहा था उसका भी विरोध करना था।
ठीक। और यह 13 उपनिवेश जो थे वह कौन कौन थे? तो देखिए यह पूरा 13 जो उपनिवेश है वह यहाँ पे दिया हुआ है। एक से यहाँ से देखिए 1 से 13 तक है ना। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स है ना, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट। आप देख सकते हैं यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप। और यह जो 13वां उपनिवेश था वह इसी क्षेत्र में था। आपको तो बताए थे, इसी क्षेत्र में ज़्यादा ब्रिटेन के लोग आके बस गए थे, है ना। इसको थोड़ा जूम करते हैं। आप ऊपर से एक लाइन से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है न्यू हैम्पशायर, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। यह है मैसाचुसेट्स है ना। उसके बाद देखिए रोड आइलैंड है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कनेक्टिकट है, ठीक। उसके बाद उसके नीचे देखिए यहाँ न्यूयॉर्क है, यहाँ देखिए न्यू जर्सी है, यहाँ देखिए पेंसिल्वेनिया है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए फिलाडेल्फिया है ना। यहीं पे सम्मेलन हुआ था। जो जितने भी 13 उपनिवेश थे उन 13 उपनिवेश का सम्मेलन कहाँ हुआ? यहीं फिलाडेल्फिया में हुआ था, ठीक है। तो देखिए यही जो पूरे अमेरिका के में जितने भी 13 उपनिवेश थे, इनसे यहाँ सभी के जो प्रतिनिधि थे वे फिलाडेल्फिया शहर में मीटिंग किए, है ना। और इन्होंने निर्णय किया कि ब्रिटिश कानून का हम विरोध करेंगे, है ना। और ब्रिटिश जो व्यापार होता है उसका भी विरोध करेंगे। हमारा अपना देश होगा, हमारा अपना व्यापार होगा, हमारा अपना कानून होगा, ठीक। कब? तो 5 सितंबर 1774 को। अब देखिए पहला जो सम्मेलन हुआ फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 को। उसके बाद संघर्ष हुआ इन लोग का ब्रिटेन के सेना से, है ना। फिर उसके बाद देखिए 4 जुलाई 1776 को, यानी जब फिर 2 साल के बाद फिलाडेल्फिया में ही दूसरा सम्मेलन हुआ। और इसमें अमेरिका के जितने भी 13 उपनिवेश थे उन सभी के प्रतिनिधि भाग लिए, है ना। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया। कहने का मतलब है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के जो 13 उपनिवेश के लोग थे वे लोग पूरे अमेरिका को एक नया देश मान लिए और वहाँ स्वतंत्रता का घोषणा कर दिए, है ना, कि हमारा पूरा अमेरिका स्वतंत्र तो हो गया है। अब हम ब्रिटेन का कानून नहीं मानेंगे, इंग्लैंड का कानून नहीं मानेंगे, इंग्लैंड का जो भी दबाव होगा उसको हम नहीं मानेंगे। हमारा अपना देश है, हमको जैसे मन होगा वैसे शासन चलाएंगे, ठीक है। यानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया। कब? फिलाडेल्फिया में दूसरे महादेशीय सम्मेलन में 4 जुलाई 1776 को। इसके बाद देखिए अगले पन्ने पे महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है। उस सम्मेलन में जब स्वतंत्रता घोषणा पारित कर दिया गया तो जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ, है ना। यानी अब जब इंग्लैंड के लोग सोच लिए कि इंग्लैंड के जो राजा थे वे लोग अमेरिका से परेशान हो गए, है ना, अब वे लोग नहीं लड़ना चाह रहे थे, तो अंततः 3 फरवरी 1783 को क्या हुआ? पेरिस की संधि हुआ। पेरिस फ्रांस के शहर में, एक फ्रांस का राजधानी है पेरिस। यहीं पे अमेरिका के प्रतिनिधि और इंग्लैंड के प्रतिनिधि बैठे और वह जो आंदोलन था वह समाप्त हो गया। यानी अमेरिका जो है एक नया देश बन गया, ठीक। और इंग्लैंड जो था वहाँ से वापस अपना सत्ता छोड़ दिया, ठीक। 1787 में ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ और 1789 ईस्वी को लागू हो गया अमेरिका का कानून संविधान, ठीक। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक। जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए परिणाम में, मतलब जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो फिर क्या परिणाम हुआ, है ना, उसके बारे में आपको इसमें समझना है। तो देखिए ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया, ठीक। अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज के डेट में भी अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली है, ठीक। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। देखिए एडम स्मिथ एक बहुत बड़ा दार्शनिक था और बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, ठीक है। इसको अर्थशास्त्री का पिता भी कहा जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है। इसी का एक किताब लिखा हुआ है जिसका नाम है लेसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार। इसका कहना है कि व्यापार जो है हमेशा क्या होना चाहिए? वो मुक्त होना चाहिए, ताकि उसका फायदा किसको होता है? लोगों को होता है, ठीक। तो एडम स्मिथ का जो लेसेज फेयर का जो सिद्धांत था वह क्या हुआ? मजबूत हुआ, ठीक। अगला है ब्रिटेन की हार के दोष जॉर्ज तृतीय तथा उनके मंत्रियों के मत्थे चढ़ा। आपको तो पता ही है जॉर्ज तृतीय पढ़े हैं, यह निरंकुश राजा था, है ना। इसने ऐसा नियम कानून थोप दिया कि लोग और ज़्यादा परेशान हो गए,
और ज़्यादा स्वतंत्र होने के लिए आकुल हो गए एकदम। देखिए चौथा कारण जो है वह है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। यानी जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो यह मैसेज फ्रांस में गया। देखिए फ्रांस का भी राजा बहुत निरंकुश था, वहाँ के लोग भी वहाँ के राजा से परेशान थे। ठीक है, तो आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो इसको रहना थे यहीं पे। ठीक, फ्रांस का जो क्रांति है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ही इसको आइडिया मिला। उसके बाद देखिए राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी वहाँ के जो जनता थे, अमेरिका के लोग अपना से चुनते थे कौन उनका राष्ट्रपति बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक, जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली। ठीक, इंग्लैंड के ऐसा नहीं था कि जो मेरे धर्म को नहीं मानेगा उसको हम देश से निकाल देंगे। जैसे प्रोटेस्टेंट लोगों को क्या किया था, उसने देश से निकाल दिया था और वे लोग कहाँ के बस गए थे, अमेरिका में आके बस गए थे। ठीक, उसके बाद देखिए 7 नंबर में विश्व का प्रथम लिखित संविधान। देखिए यह एक इम्पोर्टेंट जगह, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया। विश्व का सबसे प्रथम लिखित हाथ से लिखा हुआ संविधान है जो कहाँ लागू हुआ था, अमेरिका में 1789 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें बहुत सारा देखिए महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी मिला है ना, तथा और भी बहुत सारा अच्छा कानून मतलब बनाया गया था उसमें। अब देखिए उसके बाद अमेरिका गणतंत्र बना। यानी अमेरिका जो है उस पर लोगों का शासन हुआ। लोगों का शासन करने का मतलब किसी भी देश में जब लोग अपना हाथ से चुनता है, जैसे आप वोट देते हैं ना, तो वोट देते हैं तो आपका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। ठीक, तो जब देश अपना हाथ से वोट दे के अपना शासक बनाता है तो उस देश को कहते हैं गणतंत्र। ठीक, तो अमेरिका गणतंत्र बना। वहाँ मोंटेस्क्यू के शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक, मोंटेस्क्यू एक बहुत बड़ा दार्शनिक था जिसने शक्ति का पृथ्वीकरण सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो देखिए आपके देश भारत में भी लागू है ना। आपका जो भारत देश का जो भी शक्ति है, पावर है, वह 3 हाथों में है ना, आपको तो पता ही है। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ठीक, आप जो नेता चुनते हैं वह विधायिका में आता है, जो जाके क्या करता है, कानून बनाता है। ठीक, अच्छा, जो कानून बनता है उस कानून को कार्यपालिका यानी जनता पर लागू करवाता है। कार्यपालिका के अंदर में आपके डीएम है, एसपी है, जो भी सरकारी कर्मचारी है वो लोग कार्यपालिका में आ गया है ना। अच्छा, जो न्यायपालिका द्वारा जो बात नियम कानून बन गया है और जो कार्यपालिका क्या कर रहा है उसको लागू करवा रहा है, अगर उसको कोई बात नहीं मान रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी कर रहा है तो फिर उसके लिए न्यायपालिका है। ठीक, उसको सजा देने के लिए, उसको न्याय देने के लिए। तो यही है शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत। ठीक, इसका मान्यता यह भी अमेरिका में भी यही सिद्धांत अभी लागू है। ठीक, उसके बाद देखिए वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था। यह एक गलत नीति था लेकिन बाद में इसको भी सुधार कर लिया गया। ठीक, इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए है ना। इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित किया। ठीक, और इसी का देखा देखी हमारे देश भारत में भी स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक दिया गया था। अब देखिए इसमें आपका अगला टॉपिक है औद्योगिकरण का प्रभाव है ना। देखिए पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय पश्चिमी यूरोप में क्या हो रहा था, औद्योगिक क्रांति नया अभी स्टार्ट हो रहा था है ना, जो अमेरिकी समाज में भी प्रवेश कर रहा था। ठीक, अतः इसके आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। ठीक, अब देखिए चूंकि अमेरिका जो देश था उसमें पहले से ही कच्चा माल था, वहाँ कच्चा माल का कोई कमी नहीं था। ठीक, औद्योगिकरण के फलस्वरूप किसी को भी प्रोत्साहन मिला, अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई। ठीक, अगर आपके देश में कच्चा माल है ना और आपके देश में बहुत सारा फैक्ट्री भी है तो आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो वही हाल अमेरिका के साथ भी हुआ, वहाँ कच्चा माल पूरा था। ठीक, जिसका परिणाम क्या हुआ, एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उदय हुआ। ठीक, अमेरिका आज के डेट में, क्योंकि देखिए आपके देश
आपका जो देश भारत है उसमें कृषि होता है, लेकिन आप लोग जो गाड़ी पर चलते हैं, आप घरों में LPG गैस यूज करते हैं, इसके बाद मोटरसाइकिल पर चलते हैं, तो ये सब के लिए तेल जो होता है वह विदेशों से आता है ना, तो जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन अमेरिका जो देश है वहाँ खेती भी होता है, उसका अपना तेल भी है, उसको तेल भी किसी देश से नहीं खरीदना है, उसका अपना फैक्ट्री भी है, हर चीज़ है उसके पास, अपने पास, इसलिए वह बहुत ज़्यादा धनिक है। लेकिन आपके देश का बहुत सारा पैसा जो है वह विदेशों में चला जाता है सिर्फ तेल खरीदने के चलते, क्योंकि तेल आपके देश में होता नहीं है। ठीक, तो इस सब का फायदा हो गया अमेरिका को, जो आज के डेट में क्या है, काफ़ी विकसित देश के रूप में है। ठीक, इसके बाद देखिए कुछ इंग्लैंड के असफलता के कारण, यहाँ पे ठीक से आपको नहीं दिख रहा होगा, इस मेन टॉपिक है इंग्लैंड की असफलता के कारण, यानी इंग्लैंड की असफलता के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण तो यह था कि बहुत ज़्यादा दूर था और बीच में अटलांटिक महासागर था, यानी इंग्लैंड और अमेरिका का दूरी बहुत ज़्यादा था और बीच में क्या था, अटलांटिक महासागर, लगभग 3000 मील था। 3000 मील को आप किलोमीटर मतलब लगभग 6000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, दूसरा कारण था कि अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज कर दिया, किसने, इंग्लैंड ने। ठीक, तीसरा था उपनिवेशवासियों में एकता एवं उत्साह था। ठीक, कुछ भी करने के लिए तैयार थे वे लोग अपने स्वतंत्रता के लिए। चौथा था ब्रिटिश सेनापतियों में कुछ सामरिक भूलें की। ठीक, पांचवा था ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे, है ना। जॉर्ज तृतीय जो था वह काफ़ी निरंकुश राजा था और उसकी हठ धर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। ठीक, फिर इसके अलावा देखिए छठे नंबर में ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। ठीक, यानी विदेश से सहायता ब्रिटेन को नहीं मिल रहा था लेकिन अमेरिका को प्राप्त हो रहा था। विशेषकर फ्रांस, जैसे तो कि फ्रांस को हरा दिया इंग्लैंड ने, तो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका को अपना साथ दिया ताकि अमेरिका अपना स्वतंत्र हो पाए। ठीक, क्योंकि उसको दुश्मनी का बदला लेना था इंग्लैंड से। ठीक, तो फ्रांस ने किसका साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया। ठीक, अब देखिए अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया जिसने बड़े धैर्य, साहस और कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। देखिए अमेरिका के स्वतंत्र होने का सबसे बड़ा कारण जॉर्ज वाशिंगटन भी था। ठीक, यह बहुत ही सुयोग्य नेता था, है ना, इसके पास बहुत धैर्य था, बहुत साहस था। इन्होंने 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति का पद संभाला। ठीक, उसके बाद खुद ये रिटायर हो गए। चलिए अगले पन्ने पे देखिए यह 13 जो है कॉलोनी है। ठीक है, 13 उपनिवेश है जो इंग्लैंड द्वारा बसाया गया था अमेरिका में। ठीक, बाद में यही लोग क्या हुए, आपस में मिलके अपना पूरा एक देश अमेरिका खड़ा कर दिए। ठीक, तो आप यहाँ से इस 13 देश को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास प्रश्नावली है ना, इसको रहने देते हैं अगले वीडियो के लिए, नहीं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक आप इसको खुद से हल करने का प्रयास करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट